जानेंगे, हम हक से जानेंगे। RTI जब से लागू हुआ है, RTI का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं। हमारा ये कानून जो है आरटीआई से जो खुलासे होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की जो जानकारी सामने आती है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलें। भूकंप, सूखा, बाढ़, ये कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन संचेतना के साथ, जागरूकता के साथ जो ये विपदा है उसमें कमी लाई जा सकती है। सूचना अधिकार कानून से कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो काफी गंभीर भी है और चिंता का विषय भी है कि दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी और राजस्थान और उत्तराखंड जैसे जो कुछ ऐसे शहर हैं जिन पे जो भूकंप का जो असर है, जो प्राकृतिक जो आपदा है भूकंप, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील शहरों में आते हैं। और इसके साथ साथ एक और आरटीआई लगी आपदा प्रबंधन संस्थान में, वहां से जो जानकारी निकली उसमें यह बताया गया कि जो विकास की अंधाधुंध जो दौड़ चल रही है, बेतरतीब जो इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, इसका भी असर है कि कहीं ना कहीं लगातार भूकंप के जो झटके महसूस होते हैं। ये पर्यावरण का जो स्तर गिर रहा है, पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह है कि जो भूकंप में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आप आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं VK गहलोत साहब, हैं निदेशक हैं राष्ट्रीय भूकंप संस्थान के। तो गहलोत साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं CK वार्ष्णेय जी हैं, पर्यावरणविद हैं, लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण को लेकर कि लोग जो पर्यावरण का संतुलन है वो बरकरार रहे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं टिका रहे, बरकरार रहे। और हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं गोपाल प्रसाद हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्हीं की आरटीआई से खुलासा हुआ है, उन्होंने पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है उसका एक विभाग है मौसम विभाग, उसमें आरटीआई लगाकर ये सारी जानकारी इकट्ठा की। कुछ देर में वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो वार्ष्णेय जी साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, इससे पहले हम जो आरटीआई से जो जानकारी सामने निकल के आई है वो हम पहले देख लेते हैं कि आखिर जो जानकारी निकली है, जिसमें मुंबई, गुवाहाटी, उत्तराखंड, गुजरात जैसे जो शहर हैं उनकी जो जानकारी निकली है, ये जो जोन है भूकंप जोन 4 और 3 पे है। तो वो जो जानकारी निकल के आई, हम सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पर नजर डाल देते हैं और साथ ही साथ अपनी इस रिपोर्ट पर यह भी नजर डालने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या भूकंप पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो सबसे पहले पेश है रिपोर्ट। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और प्रदूषण से वातावरण प्रदूषित हो चुका है। चारों तरफ प्रकृति का दोहन और शोषण से धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के नीचे भी उथल पुथल मच गई है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आए दिन धरती को हिलाने लगी है। सूचना अधिकार कानून से पता चला कि भारत के कई बड़े शहर भूकंप के खतरे वाले शहरों में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी जैसे शहर सबसे अधिक खतरे की श्रेणी में हैं। आरटीआई से यह भी पता चला कि लगातार बढ़ रहे भूकंप के पीछे सबसे बड़ी वजह लगातार हो रही पेड़ों की कटाई शामिल है। जहां अधिक जंगल हैं, वहां भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है, क्योंकि पेड़ भूकंप की तरंगों में कुचालक के रूप में काम करते हैं और नुकसान कम होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में लगी एक और आरटीआई से ये जानकारी सामने निकल कर आई कि हिमालयी क्षेत्र को यूरोप के अल्पस पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिमालय तुलनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व, युवा एवं जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील प्रकृति का पर्वत है। इसीलिए भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ वर्षों में आए सबसे भयावह भूकंप पर नजर डालें। 7.8 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप, जिसमें 8,000 लोगों की मौत हो गई। 2014 में जापान में 6.3 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया, 50 लोग घायल हुए। और 2012 में जापान में ही 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 306 लोगों की मौत हो गई। और 2011 में जापान में ही 9 की तीव्रता से जो भूकंप आया, उससे सुनामी आ गई और 19,000 लोगों की मौत हो गई। अब एक नजर डालते हैं कि आरटीआई से मिली भूकंप प्रभावित शहरों की जानकारी। उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी और श्रीनगर भूकंप की अत्यंत गंभीर श्रेणी 5 में आते हैं। दिल्ली भूकंप की श्रेणी 4 में आता है।
मुंबई, केरल, गोवा, पंजाब, राजस्थान और चेन्नई भूकंप की श्रेणी 3 में शामिल है। आरटीआई से पता चला कि देश के 12% क्षेत्र भूकंप की अत्यंत गंभीर श्रेणी में है। देश का 27% क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से गंभीर श्रेणी 3 में आता है। 43% क्षेत्र कम प्रभाव वाले श्रेणी 2 में आते हैं। लोगों की जागरूकता से ही भूकंप से बचा जा सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाकर भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में कि जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, बेतरतीब इमारतें खड़ी की जा रही हैं, फैक्ट्रियां, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से एक बड़ा पर्यावरण असंतुलन हो गया है। उनका जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। सबसे पहला सवाल वीके गहलोत साहब आपसे, क्या आपको लगता है पर्यावरण और भूकंप जो है दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों धरती से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, अगर हम पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो क्या भूकंप पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, उनको संतुलन रखा जा सकता है? देखिए ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भूकंप की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी डीप डेप्थ पे होती है। मतलब भूकंप जो जैसे हिमालय में भूकंप आते हैं वो 15-20 किलोमीटर पे आते हैं, तो सरफेस पे आपका जो पेड़ पौधे का जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इसका दूसरा अगर पहलू देखें कि अगर आप पेड़ पौधे वो काट रहे हैं क्योंकि आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, और तब आप उनको जिस हिसाब से वहाँ पे बनानी चाहिए उस हिसाब से नहीं बनाते हैं, और एक छोटा मोटा भूकंप आता है और सब कुछ धराशायी हो जाता है। तो ये दोनों टॉपिक किसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं कि मतलब विकास का आप अगर एक तरफ बेतरतीब तरीके से विकास करना चाहते हैं और उसके बाद भूकंप को नजरअंदाज करते हैं तो वो एकदम गलत होगा। जी हाँ। सीके साहब, आप क्या दें, आप पर्यावरणविद हैं, लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण के बारे में, आपको क्या लगता है कि अगर हम एक संतुलित तरीके से विकास करें तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, या फिर भूकंप हो, या फिर सुनामी हो, इसमें कहीं ना कहीं हम इनको इस पर कमी की जा सकती है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर एकदम संयम करना तो बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जिसका कि हम अगर प्रकृति का दोहन बिना तरतीब करते हैं तो उनका प्रकोप बढ़ जाता है और कभी कभी उनकी वजह से प्राकृतिक आपदा हो भी जाती हैं। जैसे अगर हम जंगल काटें और सड़क निर्माण करें बिना सोचे समझे, और इस हिसाब से जब करते हैं तो उससे नदियों के अंदर बहुत भारी सिल्टेशन होती है और बाढ़ का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है, और काफ़ी दफ़े इसी की वजह से बाढ़ आती है। जैसे अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले चेन्नई में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, तो उसका मुख्य कारण ये था कि वहाँ के जो वेटलैंड्स थे, जो नीचे जल भराव वाले क्षेत्र थे, उनके अंदर भवन निर्माण कर दिया गया और पानी की निकासी का कोई हिसाब किताब नहीं सोचा गया। तो इसकी वजह से बहुत क्षति हुई, और आप देखते हैं कि चेन्नई में अभी हाल ही में कितनी बड़ी आपदा आई। तो इसी हिसाब से पर्यावरण का और प्राकृतिक आपदाओं का एक चोली दामन का साथ होता है। ये भी देखा गया कि जहां जहां ज्यादा जंगल है, ज्यादा वनाच्छादित हैं, वहां पर अगर भूकंप आता है तो उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी आती है। बहुत कमी आती है। और मैं आपको एक बहुत याद दिला दूं कि जब अभी एक सुनामी आई थी तो हमारे जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे चेन्नई है और आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे जहाँ जो एक मैंग्रोव नाम का जो वन होता है, जहाँ कट गए थे वहाँ पे नुकसान बहुत अधिक हुआ था, जान माल का नुकसान। और जहाँ पे ये मैंग्रोव जैसी सुरक्षित वनस्पतियाँ रखी हुई थी और थी मौजूद, तो वहाँ पर नुकसान बहुत कम हुआ था। और ये यहीं पे नहीं, ये विश्व भर में ऐसा अनुभव किया गया है कि जहाँ कहीं तट किनारे ऐसी वनस्पतियों को छेड़छाड़ न की जाती है तो वहाँ पर जो ऊंची लहरें आती हैं और एक बड़ी वेव आती है, उस सबसे नुकसान में बहुत कमी रहती है। और इसी हिसाब से जो आर्थिक क्षति होती है उसमें भी बहुत कमी रहती है। एक और विधि होती है जिसको हम कहते हैं RIS, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत बड़े बड़े डैम बना लेते हैं और पानी का भंडार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका जो भार होता है, उसका जो प्रभाव होता है, तो उससे कभी कभी जहाँ भूकंप नहीं आने की संभावना होती है, सिर्फ संभावना ही होती है, उस संभावनाओं को वो वाकई में एक वास्तविकता का रूप मिल जाता है। जैसा कि हमारे गुजरात में भी एक दफ़े हो चुका है, और यहाँ पर कई जो हमारे बड़े उत्तराखंड में जो डैम बने हैं और जो हिमाचल प्रदेश में बने हैं, उनके बारे में भी ये बहुत खतरा महसूस किया जा रहा है कि उससे RIS होने की संभावना हो सकती है। गहलोत साहब, कैसे हम जब सर्वे करते हैं तो कैसे हम शहरों का चयन कैसे करते हैं? जैसे जो RTI से पता चला उसमें जैसे दिल्ली है, मुंबई है,
गुवाहाटी है, गुजरात का तराई जो क्षेत्र है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कैसे हम तय करते हैं? इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये है कि हम लोग ये देखते हैं, जैसे दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली की ये है कि दिल्ली हिमालय क्षेत्र के बहुत पास है। हम ये नहीं मानते कि दिल्ली में बहुत बड़ा कोई भूकंप आ सकता है, ये ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो ये है कि अगर हिमालय में कोई बड़ा भूकंप आता है मैग्नीट्यूड 8 का या इवन 7.5 का, जिसको हम मेजर कहते हैं या ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं, तब दिल्ली में उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमने पुराने भूकंपों में देखी है। दिल्ली की जो सॉइल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक काफ़ी भिन्नता है। गहलोत साहब, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी क्या जैसे दिल्ली के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें भी वो श्रेणी 3 श्रेणी 4 में है? बिल्कुल। दिल्ली को हमने मूलभूत रूप से उसको साइस्मिक जोन 4 में रखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली की जो हमने जैसे माइक्रोनेशन एक रिपोर्ट है हमारी, तो उसमें हमने दिल्ली को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और उसमें हम लोगों ने हर जगह जाके सॉइल कंडीशन देखी, सॉइल का लिक्विफिकेशन पोटेंशियल देखा, वहाँ पे देखा कि अगर कोई भूकंप हिमालय में आता है तो यहाँ पे उसका इफेक्ट कितना होगा, रेज इलाके में या यमुना पश्चिम के इलाके में कितना होगा। तो इससे पता लगता है कि जो इलाके यमुना के आसपास के हैं जहाँ पे कि आपके सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा होगा बनिस्बत जो आपका पथरीला इलाका है। जी हाँ। वार्ष्णेय साहब, मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको लगता है कि आप कैसे लोगों को जागरूक करते हैं कि जो यूथ है वो इस पर्यावरण से जुड़े, पर्यावरण को संतुलित रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए? आप कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? देखिए, पर्यावरण के कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमको हर क्लास में और हर विद्यालय में और हर बच्चे को पर्यावरण की जो एक ख़ास विशेषता है उसके बारे में बताना होगा। हमें अब समझाना होगा किस तरीके से पर्यावरण से हमारी सुरक्षा होती है, किस तरीके से पर्यावरण से हमें आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं, और अगर इनके अभाव रहे तो किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से केवल ये बताना कि पेड़ लगाओ, इससे बात नहीं बनेगी। हमें और गहराई में लोगों को समझाना पड़ेगा, जिसकी कि आज हम समझते हैं कि बहुत आवश्यकता हो गई है। यहाँ तक दिल्ली का सवाल है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जल्दी जो भवन निर्माण होता है और जिस तरीके से दिल्ली में बिल्डिंगें बनती हैं, तो उनके अंदर कोई ये जो भूकंप के हिसाब से जो उनका निर्माण नहीं हुआ है, केवल एक मेट्रो ही है जो भूकंप के हिसाब से जिसका निर्माण हुआ है, और वहां पर वो भूकंप के हिसाब से रेजिस्टेंट हैं। बाकी सब बिल्डिंगें, तो हमें बिल्डिंग कोड को बदलना है। आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों भूकंप साक्षरता में भी कमी है? भूकंप साक्षरता में कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है और सरकार में भी कमी है, क्योंकि हमें अब ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि कोई भवन निर्माण न हो जिसके अंदर के भूकंप के बारे में पूरी चिंताओं का समन्वय न किया गया हो। और दूसरी बात एक और है, जब हम एक ऊंची और कई मंजिली बहुमली इमारत बनाते हैं तो उसमें हमको जो क्लियरेंस दी जाती है वो भी हमको एक स्टैगर्ड तरीके से देनी चाहिए। जब 3 मंजिल बन जाए तो उसका चेकिंग हो जाए, फिर अगली 3 मंजिल बने तो फिर चेकिंग हो। हमारे साथ तीसरे मेहमान जो हमारे आरटीआई कार्यकर्ता है, जिनकी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जो कुछ शहर हैं जैसे मुंबई है, गुवाहाटी है, उत्तराखंड है या गुजरात के कुछ ऐसे शहर हैं, वो सबसे गंभीर स्थिति में है, गंभीर, वहां पर ज्यादा आशंका है भूकंप आने की। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने इस कार्यक्रम में। गोपाल प्रसाद जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो आरटीआई लगाई उसमें आपने भूकंप की जानकारी ली, भूस्खलन, इसके साथ साथ आपने और कौन से सवाल पूछे थे और क्या जानकारी कुछ और निकल के आई है आपके पास? जानकारी इसमें निकल के आई वो ये कि भूकंप के उन्होंने भूगर्भ जो संस्थान है, जो भूगर्भ विज्ञान का जो संस्थान है, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि इको सेंसिटिव जोन की तरह से इन्होंने इनको कैटेगराइज किया है, कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मोस्ट सेंसिटिव है, कौन सेंसिटिव है, कौन मध्यम प्रभाव क्षेत्र का है और कौन थोड़ा कम मध्यम प्रभाव क्षेत्र का है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो आपका गुवाहाटी और श्रीनगर जो है वो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये 12% जो है तो ये सबसे ज़्यादा अत्यंत गंभीर श्रेणी के हैं, और 18% जो है गंभीर आशंका वाली क्षेत्र के हैं, ये श्रेणी 4 में आते हैं। दिल्ली जो है वो श्रेणी 4 में आता है, और 27% जो है मध्यम प्रभाव श्रेणी वाले हैं, इसमें मुंबई चेन्नई वगैरह आते हैं, और 43% जो है कम प्रभाव वाली श्रेणी है। ये 4 कैटेगरी है
अब जो सबसे ज्यादा जो इसके विषय पर जो काम कर रही है जो संस्था, वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, जो विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र का पूरा वो खोज खबर रखती है कि चूंकि सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जो जोन है वो हिमालय क्षेत्र का है, वहीं पर पारिस्थितिकी वो सारी चीज हैं, वैज्ञानिक भूगर्भ विज्ञान का सारा हलचल का जो मेन न्यूक्लियस पॉइंट है वो वही है। और इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि अब ताइवान सरकार ने विदेश जो ताइवान है देश हमारा, तो वो ताइवान जो है उत्तराखंड के साथ मिलकर के, उत्तराखंड में जो अभी हाल फिलहाल वो आया था, तो उसमें आईआईटी रुड़की के साथ वो कोलैबोरेशन करके इसके ऊपर में रिसर्च करने की दिशा में एक सकारात्मक ये पहल कहा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा चीज है। गोपाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रशिक्षण की कमी है, लोगों को में जागरूकता कमी? क्यों जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भी ट्रेनिंग नहीं देता है समय समय पे लोगों की भूकंप से कैसे बचे? देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन हाँ एक चीज़ शायद मेरे को हमेशा लगता है कि हम लोगों ने बहुत पोस्टर निकाले हैं, बहुत हम लोगों ने बुकलेट्स निकाली हैं, अवेयरनेस की कोशिश की है, लेकिन शायद उसमें एक चीज़ की कमी है कि हमारे पास एक मॉड्यूल है या 2 मॉड्यूल हैं। हम लोगों ने कभी शायद हम लोगों को उसमें थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे टारगेट करेंगे, हम क्लास 8 के बच्चों को कैसे करेंगे, क्लास 12 को कैसे करेंगे, एक ग्रेजुएट वर्गीकरण करना होगा और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, मनोरंजक बनाना होगा। वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। हम लोग अक्सर जब भूकंप आता है तो सब लोग चिल्लाते हैं, उसके बाद फिर सब लोग भूल जाते हैं। जी बाशनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ तक सवाल है आज से करीब 25 साल पहले का, उसके मुताबिक आज के ज़माने में, क्योंकि आपदा प्रबंधन का संस्थान है, थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में बढ़ी है और थोड़ी सी अवेयरनेस भी आई है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसके हिसाब से अभी बहुत कम है। बहुत कम है। हमें हर RTI, हमें ये जितने RAW हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हर एक के अंदर जाकर के हर एक के अंदर ड्रिल करानी है, और एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए कि अगर हो जाए तो क्या होगा और कौन किस वक्त कैसा काम करेगा और क्या काम करेगा, और वो कितना एक संवेदनशील जगह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जिसके अंदर ये बताया गया है कि 60% जो दिल्ली का एरिया है वो बहुत ही संवेदनशील है। तो 60% के माने ये हुए कि बहुत बड़ी आबादी, खास तौर से जो जमुना पुश्ते के पास रहती है और जहाँ पे कि आदमी की जनसंख्या और डेंसिटी भी बहुत अधिक है, तो वहाँ पर बहुत अधिक नुकसान होने। बिल्कुल सही कहा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि हिमालय का क्षेत्र जो है वो बहुत ही सिस्मिकली एक्टिव है, बहुत युवा है, और जो पिछली हिस्ट्री है उसके हिसाब से ऐसा हमने देखा है कि 60 से 70 साल या 100 साल के अंतराल में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। तो 50 साल 60 साल तो हो गए हैं जब एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो संभावनाएं हर रोज बहुत बढ़ रही हैं, रोज बढ़ती जा रही। मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपनी जागरूकता के चलते पर्यावरण को संतुलित करके जो जान माल के जो नुकसान होता है, जो क्षति होती है, उसमें जरूर कमी लाई जा सकती है। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि एक रिसर्च भी आया है कि जहां ज्यादा जंगल है, क्योंकि जो लकड़ी है वो जो भूकंप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसके कुचालक के रूप में काम करता है। इसी वजह से जहां ज्यादा जंगल है वहां भूकंप का जो नुकसान है, भूकंप से जो होने वाला नुकसान है, उसका जो प्रतिशत है बाकी की अपेक्षा, जो शहरों की अपेक्षा है, जहां ज्यादा आबादी, जहां बेतरतीब इमारतें खड़ी हैं, उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे सुधारा जा सकता है? मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मणिपुर में एक भूकंप आया था, 6.7 मैग्नीट्यूड का था। जहाँ जिस इलाके में भूकंप आया था वो हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अच्छी, मतलब जो लकड़ियों से बनी हुई और बहुत ही लाइट स्ट्रक्चर्स हैं। भूकंप जहाँ पे आया वहाँ पे कोई खास डैमेज नहीं हुआ, उसमें इमारतों को नुकसान हुआ, जो छोटे छोटे बिल्डिंग थे नुकसान हुआ, लेकिन जान माल का कोई खतरा, जो कोई परेशानी नहीं हुई। 30 किलोमीटर दूर इम्फाल वैली में जो इम्फाल सिटी है, वहाँ पे 6 लोग मरे
और कम से कम 10-20 घर भी को भी क्षति पहुंची। 3 मार्केट थे जो कि उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छे बनाए गए होंगे, उनको क्षति हुई। तो आप ये देखिए कि इसमें 2 चीज़ काम कर रही हैं। एक तो ये है कि वो लोकल साइड इफेक्ट काम किया कि जो आपका जो इलाका था, जो पहाड़ी इलाके से निकल के आप जब एक वैली में आए जहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा है आपके पास, उसकी वजह से भूकंप का प्रभाव ज़्यादा हुआ। और दूसरा हुआ कि जो आपकी जो स्ट्रक्चर्स थे, जो अगर वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं थे, जो स्ट्रक्चर लाइट स्ट्रक्चर हैं वो विथस्टैंड कर गए। जो इमारती लकड़ी जो से जो बने थे वो उनको कोई परेशानी नहीं हुई भूकंप के क्षेत्र में। लेकिन भूकंप से दूर जाने पे जो कंक्रीट जंगल था वो उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली डिजाइन नहीं था वो। बिल्कुल वार्ष्णेय साहब, शहर और अगर ग्रामीण की हम तुलना करें तो ये भी देखा गया है कि शहरों की अपेक्षा गाँव में कम नुकसान होता है। ये हो सकता है कि आबादी वहाँ कम है, दूर दूर गाँव बसे हैं, शहरों में बहुत ही घनत्व, बहुत ही घने आबादी है, लेकिन फिर भी वहाँ पेड़ ज्यादा है। ये आपका कहना ठीक है कि वहाँ पर पहले बात तो है कि मकान बहुत छोटे होते हैं, एक ही मंजिला होते हैं, कभी कभी मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो उनमें क्षति कम होती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि गांव में बिल्कुल क्षति नहीं होती है। अगर हम लाटूर का किस्सा ले लें, जहाँ पर कभी भी भूकंप की संभावना नहीं थी, वहाँ पर एक भूकंप आया, और चूंकि जो मकान थे वो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर के बनाए हुए थे, तो जो ज़्यादातर क्षति हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हुई, वो सिर्फ इस कारण हुई कि सही तरीके का बिल्डिंग मटेरियल नहीं था और लोगों ने कभी उसके बारे में चिंता नहीं की थी। तो मैं ये कहूँगा कि एक ये जनरल रूल नहीं हो सकता है कि गाँव में इसका क्षति कम होगी और शहरों में अधिक होगी। लेकिन ये बात सही है कि शहरों में जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, भवन निर्माण हो रहे हैं, वो इतनी जल्दी में हो रहे हैं और इतना उसके अंदर कमियां हैं कि वो भूकंप के लिए तो बिल्कुल अनापयुक्त है। पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हिमालय का एरिया है, वहां से दिल्ली का जो डिस्टेंस है करीब 250-3 किलोमीटर के करीब है, और 2 तरह की तरंगें निकलती हैं इससे। एक तो होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की लपेट में अक्सर चीजों का ज्यादा नुकसान होता है। नुकसानदायक कौन सी हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वेव्स, वो ज्यादा होती हैं और करीब 400 किलोमीटर तक उनकी मार होती है, प्राय इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरीके से दिल्ली जो है वो बिल्कुल उस लपेट में है कि जब भी कोई एक बड़ा भूकंप आएगा, जिसकी की संभावना हर रोज बढ़ रही है, जो कि करीब 60 से 80 या 100 साल के अंतराल में आता है, जिसमें करीब 60 साल ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब समस्या ये है कि अगर दिल्ली के पास ऐसा कोई हिमालय में कोई ऐसा भूकंप आता है तो दिल्ली के ऊपर वाकई बहुत बड़ा खतरा है। गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आरटीआई लगाई, ये सारी जानकारी सामने निकल के आई, बड़े शहरों के नाम भी सामने आए जो काफी गंभीर स्थिति में। आपने जो रिसर्च निकाला है पूरा, जो आप आर्टिस्ट जो जवाब है, आपने जो अध्ययन किया, क्या कुछ सामने निकल के आया? आपको क्या लगता है अभी और कहाँ सुधार की जरूरत है, या फिर और कुछ और सूचनाएं निकालने की जरूरत है? देखिए, मैं तो सतत कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, और जहाँ तक रह गई बात, कुछ जिज्ञासाएं हमारी डिपार्टमेंट के थ्रू शांत हुई है, लेकिन कई सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं जिस पर आगे कार्य करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मेरा जो थिंकिंग था, मेरी जो आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि सारी चीज़ें भूकंप आने के बाद क्यों, बाद में आने पर आप उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसके ऊपर में राहत बांटते हैं। इससे जितना कैलकुलेशन, उसको उस फिगर को कैलकुलेट किया जाए, उस पूरे फिगर का अगर आधा भी भाग अगर प्री डिजास्टर अगर काम किया जाए तो काफी नुकसान की हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है, गोपाल जी मैं बहुत संक्षिप्त में जाना चाहूंगा, समय की बहुत कमी है। जी जी जी, आप ये बताइए कि आगे का क्या वो होगा कि आर्टिस्ट का कुछ और जानकारी नहीं, क्योंकि अभी देखिए ट्रेनिंग की कमी है, लोगों को जागरूकता में कमी है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। तो आपको क्या लगता है? दो चीज मैं प्रमुख रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र माना गया है, और उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको अविलंब रोका जाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को ये अभी तक आभास ही नहीं हो पाया है कि वहां आपदा क्यों आया, और उसके लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को चेतने की जरूरत है, केंद्र सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, और तभी ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसमें हम कमी ला पाएंगे। तो आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कोपर्निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
जानेंगे, हम हक से जानेंगे।